हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कक्षा 8 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण, तो इस चैप्टर को हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो हमारा चैप्टर का नाम है बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण, तो इसमें इस बीजीय व्यंजक का क्या मतलब होता है इसको सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो इसके लिए जैसा कि आपको पता होगा कि चर क्या होते हैं हमारे, जो ए से लेकर जेड तक होते हैं यानी ए टू जेड, वे सारे हमारे चर होते हैं। जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड, ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं, चर। और इसके अलावा अचर क्या होते हैं हमारे, कि जितने भी जो संख्याएं होती हैं वे अचर कहलाती हैं। जैसे 1 2 4 10 20 100, जितनी भी संख्याएं होंगी वे सारी हमारी अचर कहलाएंगी। तो चर और अचर इन दोनों से मिल करके ही हमारा एक बीजीय व्यंजक बनता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए यहाँ पर मैंने लिया x + 3, तो ये जो x + 3 है ये हमारा एक बीजीय व्यंजक कहलाएगा, क्योंकि इसमें देखिए ये चर भी आ गया और ये जो 3 है ये अचर भी आ गया। तो चर और अचर दोनों से मिल करके ये हमारा बन रहा है, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2y - 5 है, तो ये भी हमारा क्या होगा, एक बीजीय व्यंजक कहलाएगा, क्योंकि इसमें चर भी है यहाँ पर आप देख सकते हैं और अचर भी है ये -5, तो इसीलिए ये भी हमारा एक बीजीय व्यंजक होगा। ऐसे ही 3x², अब इसमें देखिए सिर्फ इसमें हमारा ये चर ही है x, तो इसीलिए ऐसा भी हमारा बीजीय व्यंजक होता है जिसमें सिर्फ चर हो। ठीक है, तो इसमें भी हमारा ये देख सकते हैं आप, ये भी एक बीजीय व्यंजक कहलाएगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं लास्ट, जैसे 4xy + 7, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, एक बीजीय व्यंजक, क्योंकि इसमें भी आप देख सकते हैं चर भी है x और y और अचर भी है 7, तो इसीलिए ये सभी हमारे बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। इसके अलावा जो ये सर्व समीकरण हैं, इसका मतलब होता है फॉर्मूले, यानी कि जो सूत्र होते हैं उन्हें ही हम सर्व समीकरण कहते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अब सबसे पहले हम यहाँ पर पहला टॉपिक समझते हैं, जो कि हमारा क्या है, पद, गुणनखंड और गुणांक। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसमें समझते हैं कि पद क्या होता है। इसको समझने के लिए हम एक बीजीय व्यंजक ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम 4x + 5, ये हमने एक बीजीय व्यंजक ले लिया। अब ध्यान दीजिए पद क्या होता है हमारा, कि जो इसमें हमारा ये बीजीय व्यंजक है, इसमें देखिए 2 पद होंगे, एक तो ये 4x और एक ये जो 5 है ये, यानी कि पद क्या होता है हमारा, कि जो बीजीय व्यंजक होता है उसमें जो ये हमारा चिन्ह हो, चाहे प्लस का हो या माइनस का, वो क्या करता है कि बीजीय व्यंजक को अलग अलग पद में बांट देता है। जैसे इस बीजीय व्यंजक में यहाँ पर प्लस आ गया, तो इसके इधर वाला ये एक पद हो गया और इसके इधर वाला ये एक पद हो गया, तो इसमें कुल कितने पद हो गए, 2 पद हो गए। ठीक है, तो आई होप आपको पद समझ में आ गया। इसके अलावा एक और देखिए, जैसे हमने लिया 5y - 3, तो ये भी हमारा एक बीजीय व्यंजक है। अब इसमें ध्यान दीजिए कि यहाँ पर इस बीजीय व्यंजक में ये माइनस आ गया है, तो ये माइनस क्या कर रहा है कि इस बीजीय व्यंजक को 2 पदों में बांट रहा है, एक तो ये 5y और एक ये -3, तो इसमें भी कितने पद हो गए, 2 पद, एक 5y और एक -3, तो यही हमारे पद कहलाते हैं। ठीक है, जिस भी बीजीय व्यंजक में जो निशान हो प्लस या माइनस का, वो उस बीजीय व्यंजक को अलग अलग पदों में बांट देता है, तो ये हमारा होता है पद। ठीक है, अब इसके बाद ये जो गुणनखंड है इसको हम समझते हैं। तो देखिए गुणनखंड को समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं बीजीय व्यंजक का। जैसे यहाँ पर हमने 4x ले लिया। अब देखिए ये जो हमारा 4x है, तो ये हमारा कैसे प्राप्त हुआ है, ये हमने इसके लिए क्या किया है कि 4 और x दोनों का हमने गुणा किया, तभी हमारा ये 4x आया है। यानी कि जब आप 4 और x का गुणा करेंगे ना, तो आपको 4x मिलेगा। तो हमने यहाँ पर 4x कैसे प्राप्त किया, इसके लिए हमने 4 और x का गुणा किया, तो जो हमने यहाँ पर गुणा किया है यही हमारे क्या कहलाते हैं, गुणनखंड। जैसे इसमें हमारा क्या क्या गुणनखंड है, एक तो 4 है और एक ये x है,
तो यही हमारे गुणनखंड कहलाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको गुणनखंड अच्छे से समझ में आ गया। इसके अलावा एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5 है, तो ये 5 तो सिर्फ अकेला है, तो इसमें क्या गुणनखंड होगा, इसमें सिर्फ यही 5 ही गुणनखंड होगा, इसके अलावा कुछ और इसमें है ही नहीं, तो इसीलिए इसमें ये अकेला गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको गुणनखंड अच्छे से समझ में आ गया है। अब इसके बाद हम ये गुणांक समझ लेते हैं कि गुणांक क्या होता है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, यही वाला, जैसे 4x है, तो 4x हमारा कैसे आया है, यहीं पर मैंने आपको समझाया था कि इसके लिए हमने 4 और x का गुणा किया है। तो गुणांक क्या होता है हमारा, कि जिस बीजीय व्यंजक में जो हमने अचर गुणा किया है वही हमारा गुणांक कहलाता है। हमने इसमें अचर क्या गुणा किया है, अचर यानी कि संख्या, तो हमने इसमें संख्या क्या गुणा किया है, तो ये हमने 4 गुणा किया है, तो यही 4 हमारा गुणांक कहलाता है। ठीक है, इसी तरह से जैसे 7xy है, तो 7xy में हमने संख्या क्या गुणा किया है, तो हमने इसमें 7 का गुणा किया है, तो यही 7 हमारा गुणांक कहलाएगा इसमें। इसी तरह से जैसे -5x है, तो इसमें हमने क्या गुणा किया है संख्या, तो ये हमने -5 का गुणा किया है, तो यही -5 गुणांक कहलाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको अब अच्छे से समझ में आ गया कि पद क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है और गुणांक क्या होता है। ठीक है, अब चलिए हम इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट है हमारा एक पदी, द्विपद और त्रिपद क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम एक पदी को समझते हैं। तो एक पदी क्या होता है हमारा, कि जिस भी बीजीय व्यंजक में सिर्फ एक ही पद हो उसे हम एक पदी कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया 4x²। अब इस 4x² में सिर्फ एक ही पद है ना, तो इसीलिए ये हमारा क्या कहलाएगा, एक पदी कहलाएगा। इसी तरह से जैसे यहाँ पर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 3xy, तो इस 3xy में भी एक ही पद है, इसीलिए ये भी हमारा एक पदी कहलाएगा। यानी जिस भी बीजीय व्यंजक में अगर एक पद हो तो वो हमारा एक पदी कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद जो द्विपद होता है, इसमें क्या होता है हमारा, कि जिस बीजीय व्यंजक में अगर 2 पद हो उसे हम द्विपद कहते हैं। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल a+b, तो ये a+b में देखिए 2 पद हो गए, एक ये a और एक ये b, क्योंकि मैंने आपको पीछे ही समझाया था कि जो इसमें हमारा बीजीय व्यंजक में निशान होता है प्लस या माइनस का, वो उसको अलग अलग पदों में बांट देता है। तो ये इसको 2 अलग अलग पद में बांट रहा है, एक ये, तो इसमें 2 पद हो गए, इसीलिए ये क्या है हमारा एक द्विपद है। इसी तरह से जैसे यहाँ पर हमने एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 4l + 5m। अब इसमें भी देखिए 2 पद हैं, एक ये 4l, एक ये 5m, तो ये भी हमारा एक द्विपद कहलाएगा। इसी तरह से a + 4, इसमें भी 2 पद हो गए, 1, 2, तो ये भी एक द्विपद है। ठीक है, तो एक पदी और द्विपद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम त्रिपद को समझते हैं। तो त्रिपद में क्या होता है हमारा, जैसे एक पदी में एक पद होता है, द्विपदी में 2 पद, ऐसे ही त्रिपदी में 3 पद होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर a + b + c, तो इसमें देखिए 3 पद है, 1, 2, 3, तो ये क्या है, एक त्रिपद है। इसी तरह से जैसे 2x + 3y - 5, इसमें भी 3 पद हो जाएगा, क्योंकि ये 1 हो गया, एक ये 2 और एक ये 3, तो इसमें भी 3 पद हो गए, इसीलिए ये भी हमारा एक त्रिपद कहलाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया कि एक पदी, द्विपद और त्रिपद क्या कहलाते हैं। अब इसके अलावा आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि हम जिसमें 3 पद हो उसे तो त्रिपद कह देते हैं, लेकिन जिसमें 3 से ज्यादा पद हो उसे क्या कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर a + b + c + d। अब इसमें कितने पद हैं, 4 पद, 1, 2, 3, 4। तो अगर जिस भी बीजीय व्यंजक में 3 से जितने भी ज्यादा पद हो, 3 से ज्यादा 4 हो, 5 हो, 6 हो, जितने भी ज्यादा हो, तो ऐसे बीजीय व्यंजक को हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुपद। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक
बहुपद कहलाएगा। जितने भी बीजीय व्यंजक जो अगर 3 से ज्यादा हो तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। इसके अलावा ध्यान देना कि हम इस एक पदी को भी बहुपद कह सकते हैं, द्विपद को भी और त्रिपद को भी, सभी को हम बहुपद कह सकते हैं। ठीक है, ये सारे हमारे बहुपद ही कहलाएंगे, लेकिन इनका एक पर्टिकुलर नाम भी है, एक पदी, द्विपद और त्रिपद। इसके अलावा 3 से ज्यादा पद हो तो उसे हम बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि ये सारे हमारे बहुपद में ही आएंगे। हम इसको भी बहुपद कह सकते हैं, इसको भी और इसको भी बहुपद कह सकते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो कि हमारा क्या है, समान एवं असमान पद। तो डियर स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट है हमारा समान एवं असमान पद। तो ये क्या होते हैं, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरा ध्यान से समझना। समान पद क्या होते हैं हमारे, कि जो भी हमारे पद हो उनमें जो चर होते हैं उनको हम देखते हैं, अगर चर एक जैसे हो तो उन्हें हम समान पद कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 7x है, अब इस 7x में चर क्या है, x है। इसके अलावा इसमें से कौन सा और पद है ऐसा जिसका चर x हो, तो ये वाला है, यानी कि 14x। संख्या कुछ भी हो लेकिन हम सिर्फ क्या देखते हैं, चर देखते हैं, यानी कि जो हमारा ये वेरिएबल है इसको देखते हैं। तो इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो इसीलिए ये दोनों हमारे क्या होंगे, समान पद। इसके अलावा ये देखिए इसमें भी x ही है, तो ये भी हमारा समान पद हो जाएगा। यानी कि ये जो तीनों हैं इन्हें हम क्या कहेंगे, समान पद। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया कि समान पद देखने के लिए हम क्या करते हैं कि जो चर होते हैं उन्हें हम देखते हैं, संख्या कुछ भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ चर एक जैसा हो तो वो हमारे समान पद कहलाएंगे। इसके अलावा और देखिए इसमें, यहाँ पर इसमें चर है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाला और कौन सा है इसमें, ये वाला है, यानी कि ये 5x स्क्वायर और ये जो माइनस का 9x स्क्वायर है, ये दोनों भी समान पद कहलाएंगे, क्योंकि इसमें भी चर x स्क्वायर है, इसमें भी, यानी दोनों के सेम है, संख्या अलग अलग है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ चर एक जैसा हो तो वो हमारा क्या कहलाता है, समान पद। इसके अलावा और देखिए ये जो हमारा 7y है, तो इसमें चर क्या है, y, तो इसके जैसा कोई और है क्या, नहीं है, तो ये हमारा अलग हो गया, इसके जैसा कोई और नहीं है। इसके अलावा ये देखिए 7xy, तो इसमें चर है xy, इसके अलावा इसमें भी चर xy ही है, ये 7xy हो गया, ये माइनस का 5yx हो गया, तो ये दोनों भी समान पद हैं, क्योंकि इसमें भी xy है, इसमें भी xy है, बस ये आगे पीछे हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस चर एक जैसे होने चाहिए, इसमें भी xy, इसमें भी xy, तो ये दोनों भी हमारे समान पद कहलाएंगे। ठीक है, इसके अलावा देखिए और कोई है क्या, तो इसके अलावा और कोई इसमें समान पद नहीं है। तो हमने समझ लिया कि समान पद क्या होते हैं। अब असमान पद क्या है, इसके बिल्कुल अपोजिट हैं। जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं एक 7x और इसके अलावा दूसरा ले लेते हैं हम इसमें ये 7y को, तो देखिए इसमें चर x है लेकिन इसमें चर y है, तो इसीलिए ये दोनों के चर एक जैसे नहीं है, तो ये दोनों क्या होंगे, असमान पद। ठीक है, तो ऐसे पदों को हम असमान पद कहते हैं जिसके चर अलग अलग हों, और जिसके चर एक जैसे हों तो वे हमारे समान पद कहलाते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट है उसको समझ लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट है हमारा बीजीय व्यंजकों का योग एवं व्यकलन, यानी कि बीजीय व्यंजकों का जोड़ और घटा। तो ये हम कैसे करते हैं इसको ध्यान से समझना। जैसे यहाँ पर हमारे पास बीजीय व्यंजक है 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 एवं दूसरा है हमारे पास 9x माइनस 10। तो इन दोनों को हमें जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे, इसके लिए क्या करेंगे हम कि पहला जो बीजीय व्यंजक है इसको तो हम कैसे भी उतार लेंगे यहाँ पर एज इट इज, 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 5। अब जो ये दूसरा बीजीय व्यंजक है इसको हमें उतारने से पहले ध्यान से समझना है कि इसमें हम क्या देखेंगे कि इसका जो ये पहला पद है 9x, तो इसके समान पद के नीचे ही हम इसको लिखेंगे, यानी कि इसके समान पद इसमें हम देखेंगे, इसी के सामने लिखेंगे। तो देखिए 9x के समान पद कौन सा है, ये वाला है, क्योंकि इसका भी चर x है, इसका भी, तो हम इसको इसी के नीचे लिख देंगे इस तरह से, यानी कि समान पदों को हमें सामने ही लिखना है उसके नीचे। इसी तरह से अगला है माइनस 10, ये सिर्फ अचर है
तो ये भी अचर है, तो इसी के नीचे लिखा जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है जोड़ते समय बीजीय व्यंजकों को कि समान पदों को हमें सामने ही लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे हम सबसे पहले कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसको तो एज इट इज उतार देंगे। अब इसके बाद ये माइनस का 4x, ये 9x है, तो 9x के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का मानते हैं, तो ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस माइनस हो गया, तो 9x में से 4x घटाएंगे तो 5x बचेगा, और ये बड़ा है इन दोनों में, इसके आगे प्लस है तो यहाँ पर प्लस आएगा। अब इसी तरह से इसमें +5 है -10 है तो प्लस माइनस माइनस, यानी 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 बचेगा, बड़ा ये है इसके आगे माइनस है तो माइनस लगाएंगे। तो ये हमारा जो आया है यही आंसर है, यानी कि इस तरह से हम बीजीय व्यंजकों को जोड़ते हैं। ठीक है, अब घटाते कैसे हैं वो हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लिख लेता हूं। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए घटाते कैसे हैं, तो हमें इसमें क्या करना है कि इस बीजीय व्यंजक में से हमें इसको घटाना है। तो जिसमें से हमें घटाना हो, यानी जो पहले हमें दिया हो उसको हमें तो कैसे भी यानी जैसा है वैसे लिख लेंगे। 7x² - 4xy 8y² - 5x - 3y। अब जब ये दूसरे वाले को लिखेंगे तो इसी की तरह भी इसमें भी हम समान पदों को सामने लिखेंगे। तो सबसे पहले 5x² है तो इसके समान पद इसमें से कौन सा है, ये वाला, तो इसी के नीचे हम 5x² को लिख देंगे। फिर -4y² है तो इसके समान पद ये वाला है तो इसके नीचे -4y² लिख देंगे। फिर 6y है तो इसके समान पद ये वाला है तो इसी के नीचे लिख देंगे। फिर -3 है। अब ध्यान दीजिए ये -3 है तो इसके समान पद ये ऊपर वाले में से कोई भी नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं कि इसको हम अलग साइड में लिख देते हैं यहाँ इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर घटा वाले में बस आपको एक चीज ध्यान रखना होता है कि हम इसमें जो ये नीचे वाले लिखे हैं इन सभी का निशान चेंज करते हैं। जैसे ये 5x² प्लस का है तो इसका उल्टा चिन्ह इसके नीचे लिखेंगे तो प्लस का उल्टा माइनस हो जाएगा, तो हम ऐसे निशान चेंज कर देते हैं। ऐसे ही इसमें माइनस है तो इसका हो जाएगा प्लस, इसमें ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हम घटाते समय सबका निशान चेंज कर देते हैं। अब हमें क्या ध्यान रखना है कि जो हमने ये निशान लिया है यही हमें इसका निशान मानना है, यानी कि ये 5x² अब माइनस का माना जाएगा। ऐसे 4y² प्लस का माना जाएगा, ये भी माइनस का माना जाएगा और ये प्लस का माना जाएगा। तो देखिए अब सॉल्व करेंगे तो ये 7x² प्लस का है, ये 5x² माइनस का है, तो 7x² में से 5x² घटेगा तो 2x² बचेगा। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसको तो एज इट इज उतार देते हैं इस तरह से। यहाँ पर -8y² और ये हमारा हो जाएगा प्लस का 4y²। इसे हमें भूल जाना है। अब ये जो हमने निशान चेंज किया है इसी को मानेंगे। ठीक है, तो ये प्लस का 4y², ये माइनस का 8y², तो माइनस प्लस माइनस हो गया, तो 8y² में से 4y² घटाएंगे तो ये बचेगा सिर्फ 4y², और बड़ा ये है इसके आगे माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसको एज इट इज उतार देंगे। ये देखिए -3y - 6y माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 6y और 3y 9y, बड़ा ये है इसके आगे माइनस है तो माइनस। अब ये है +3 तो इसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो इसको उतार देंगे। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हम घटाते हैं और इस तरह से हम जोड़ते हैं बीजीय व्यंजकों को। तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपको इस चैप्टर के बारे में बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। अब जब आप प्रश्नावली 9.1 को सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब इसके बाद जो हमारा प्रश्नावली 9.1 है उसको हम अगली वीडियो में हल करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा बन गया है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।